प्रिय विद्यार्थियों, बे पार्ट सेकंड तर्कशास्त्र में युक्ति की वैधता अवैधता सत्यता सारणी के द्वारा किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। युक्ति की वैधता या अवैधता, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में जो है वेन डायग्राम के द्वारा, वेन आरेख पद्धति के द्वारा की थी। इस चूंकि प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के अंतर्गत जो है हम आर्गुमेंट की वैलिडिटी इनवैलिडिटी की बात करेंगे और प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में प्रतीकों के माध्यम से ही जो है उनका निष्कर्ष को निगमित करने का प्रयास हम करते हैं। तो सत्यता सारणी के अंतर्गत जो है किस प्रकार से हम सत्यता सारणी बनाएंगे और सत्यता सारणी बनाने के बाद में हम किस प्रकार से मालूम करेंगे कि आर्गुमेंट वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। देखिए, एक आर्गुमेंट बनाने के लिए आधार वाक्य और निष्कर्ष की आवश्यकता होती है। आधार वाक्य और निष्कर्ष जो होगा उसके आधार पर हम जो है आर्गुमेंट की वैलिडिटी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम एक युक्ति को जमाने के लिए हम जो है आधार वाक्य और निष्कर्ष की पहचान करेंगे और आधार वाक्य और निष्कर्ष की पहचान के लिए जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अतः शब्द है, इसलिए है, फलस्वरूप है, इन शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है तो वो निष्कर्ष कहलाता है। तो उसके द्वारा हम आधार वाक्य और निष्कर्ष की पहचान कर लेंगे। क्योंकि शब्द है, यदि क्योंकि शब्द का प्रयोग होता है तो उससे पहले जो कथन आता है वो हमारा निष्कर्ष होता है। आधार वाक्य ऐसा भी हो सकता है कि दो आधार वाक्य और निष्कर्ष जो है पृथक नहीं किया गया तो दोनों में और शब्द का प्रयोग होगा, तो जो और शब्द से जुड़े हुए वाक्य होंगे वो तो आधार वाक्य हो जाएंगे और उनसे पृथक जो होगा वो निष्कर्ष हो जाएगा। तो सत्यता सारणी बनाने के लिए जैसा कि हमने देखा था कि जो 5 कनेक्टिव हमारे हैं, संयोजन है, विकल्प है, निषेध है, हेतु हेतु मद है और शाब्दिक प्रतिपत्ति है, इनकी सत्यता सारणी बनाने के मापदंड बताए गए थे। किस प्रकार से सत्यता सारणी बनाई जाती है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। पुनः मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि जो संयोजन है उसमें सत्यता सारणी का प्रयोग के अंतर्गत जो है मूल्य किस प्रकार से रखा जाता है कि दोनों कथन एक साथ सत्य होंगे तो सत्यता मूल्य सत्य होगा। किसमें? संयोजन में। शेष सभी कथन क्या होते हैं? असत्य होते हैं। अर्थात एक कथन सत्य और एक असत्य हो तो वो सत्यता मूल्य असत्य ही होगा। दोनों असत्य होंगे तो भी सत्यता मूल्य असत्य होगा। केवल एक ही परिस्थिति में सत्यता मूल्य सत्य होगा जब उसके दोनों ही कथन एक साथ सत्य होंगे। उसके बाद में विकल्प की बात की थी कि विकल्प में केवल एक ही परिस्थिति में सत्यता मूल्य सत्य होता है जब उसके दोनों ही कथन एक साथ असत्य हो। बाकी सभी परिस्थितियों में अर्थात एक भी कथन सत्य तो उसका सत्यता मूल्य सत्य ही होता है। निषेध के अंतर्गत बताया गया था कि जो भी दिया गया मूल्य है उसके विपरीत रखा जाता है। अर्थात सत्य दिया गया तो असत्य रख देंगे, असत्य दिया गया तो सत्य रख देंगे। ये तो इसके अंतर्गत आ गया। उसके बाद में शाब्दिक पर जो आपका हेतु हेतु मद है, इम्प्लीकेशन सेंटेंस है, तो पूर्वांग भाग जो सत्य और उत्तरांग भाग यदि असत्य है तो सत्यता मूल्य असत्य होता है। बाकी सभी परिस्थितियों में उसका सत्यता मूल्य जो है सत्य ही होगा। शाब्दिक प्रतिपत्ति में क्या है कि दोनों का समान, दो जो हमारे कथन है दोनों का मूल्य यदि समान है, समान का तात्पर्य या तो दोनों ही सत्य है या दोनों ही असत्य है। समान परिस्थितियों में सत्यता मूल्य क्या होता है? सत्य होता है और असमान परिस्थितियों में सत्यता मूल्य असत्य होगा। तो ये जो है सारणी बनाने के जो है मापदंड है, सत्यता मूल्य रखने के मापदंड रखे गए। तो हम सत्यता सारणी का जो मूल्य किस प्रकार से रखेंगे, उनकी कितनी पंक्तियां बनाएंगे, कितनी हमारी राशियां जिससे उसकी पंक्तियां बनाई जाए, उसके लिए मैंने पहले भी सूत्र बताया था। पुनः एक बार जो है पंक्तियां निकालने का सूत्र मैं बता रहा हूँ कि पंक्ति निकालने का, पंक्ति का तात्पर्य कि हमारे पास में राशि कितनी है, उन राशियों से कितनी हमारी सारणी में पंक्तियां बनेगी, सारणी में जो पंक्तियां बनेगी उसकी संख्या हम निकालेंगे। सपोज कीजिए हमारी पंक्तियां निकालने का जो सूत्र है 2 घात n। n का मतलब, n का तात्पर्य क्या होता है? नंबर ऑफ वेरिएबल, अर्थात चर राशियां, जितनी राशियां हैं उसको हम किसके ऊपर रखेंगे? 2 के ऊपर घात के रूप में रखेंगे। जैसे हमारे पास में एक राशि है तो 2 के ऊपर 1 घात के रूप में रखेंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 होगा तो 2 का घात 3 बना देंगे। 4 पंक्तियां होंगी, जैसे 4 राशियां आई है, है 4 व्यक्ति आ गए जिसको हमने ये के द्वारा जो है पुकारा, तो वो 4 जो है 2 का घात जो है 4 हो जाएगा। उससे हम पंक्तियां निकालेंगे। किस प्रकार से पंक्तियां निकालेंगे? जैसे एक ही राशि है तो 2 का घात 1 कर दिया तो 2 × 1 = 2, अर्थात 2 जो है पंक्तियां बनेगी।
यदि हमारे पास में ये और रे दो वेरिएबल है, दो राशियां हैं, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूना 4 हो गई, तो 4 पंक्तियां बनेगी। सपोज करो कि हमारे पास में यह रे ले 3 राशियां हो गई, तो 2 का घात 3 हो जाएगा, तो 2 × 2 × 2 = 8 हो जाएगा। 8 पंक्तियां इसकी बनेगी। उसी प्रकार से यह रे ले वे, जैसा P Q R S 4 वेरिएबल की बात करें, 4 वेरिएबल हो गए सपोज कीजिए, तो 4 वेरिएबल में हमारी कितनी पंक्तियां बनेगी? 2 × 2 × 2 × 2, अर्थात 2 × 4 4 × 8 8 × 16 पंक्तियां जो हमारी बनेगी। तो ये तो है पंक्तियां निकालने का सूत्र की हम सारणी बनाएंगे, तो उसमें जितनी राशियां होगी उसके अनुसार हमारी पंक्तियां बढ़ती जाएगी। 5 हो जाएगी तो 32 हो जाएगी, 6 होगी तो 64 हो जाएगी, 7 होगी तो 128 हो जाएगी, 8 होगी तो 256 हो जाएगी, इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ देखिए कि पंक्ति की संख्या तो हम वेरिएबल के आधार पर 2 घात n के द्वारा निकाल देंगे। अब मूल्य किस प्रकार से रखेंगे कि 2 पंक्तियां हैं तो कैसे मूल्य रखेंगे? सत्य क्या होगा, असत्य क्या होगा, इसका भी एक निश्चित मापदंड दिया गया है कि जितनी टोटल पंक्तियां होती है, जो पहला जो हमारा स्तंभ बनेगा उसमें टोटल पंक्तियों की आधी सत्य होती है और आधी असत्य होती है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में 2 पंक्तियां बनी, तो 2 का आधा एक सत्य होगा और एक असत्य होगा। उसी प्रकार से यदि हमारे पास में 2 वेरिएबल है तो 4 पंक्तियां बनी, तो 4 में 4 का आधा कितना हो गया? 2, तो 2 हो गया तो 2 सत्य होगा और 2 असत्य होगा। ये तो पहले स्तंभ के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा स्तंभ में क्या करेंगे? उसका भी आधा कर देंगे, तो 2 सत्य और 2 असत्य, तो 2 का आधा 1 हो गया, तो 1 सत्य 1 असत्य, 4 पंक्तियों तक ले जाएंगे। 1 सत्य 1 असत्य, 1 सत्य फिर असत्य, 4 हो गए। यदि हमारे पास में 3 वेरिएबल है तो 8 पंक्तियां बनेगी, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4 सत्य और 4 असत्य हो जाएगा, तो 4 पंक्तियां सत्य होगी और 4 असत्य होगी। दूसरे में क्या हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, 2 सत्य होगी, 2 असत्य, 2 सत्य, 2 असत्य। उसी प्रकार से तीसरी पंक्ति करेंगे तो उसका भी आधा कर देंगे, तो 1 सत्य 1 असत्य, 8 पंक्तियों तक हमें ले जाना पड़ेगा। ये क्रम है। चाहे 16 होगी तो 16 का 8 सत्य हो जाएगा, 8 असत्य हो जाएगा। फिर अगली में 4 सत्य 4 असत्य, 4 सत्य 4 असत्य, 16 तक हम ले जाएंगे। फिर नेक्स्ट में 2 सत्य और 2 असत्य का क्रम 16 तक ले जाएंगे, और अंतिम पंक्ति में 1 सत्य और 1 असत्य का क्रम ले जाएंगे। तो पंक्तियां निकालने का सूत्र और उसके बाद में उसका मान निकालने का सूत्र की चर्चा हमने की है। अब आर्गुमेंट जो हमारा है उसकी सत्यता सारणी बनाएंगे, और सत्यता सारणी बनाने के बाद में उसकी वैलिडिटी की बात करेंगे कि युक्ति वैध है या अवैध। तो वैधता के मापदंडों के बारे में हम चर्चा पहले से कर रहे हैं कि आर्गुमेंट वैलिड कब होता है कि जब देखिए हमारे पास में 2 चीजें हैं, एक आधार वाक्य और एक निष्कर्ष। बहुत सारे आधार वाक्य भी होते हैं और एक निष्कर्ष भी हो सकता है। आर्गुमेंट में जो है एक आधार वाक्य से निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है और बहुत सारे आधार वाक्यों से भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए आर्गुमेंट की वैलिडिटी के संदर्भ में किस प्रकार से देखेंगे कि आधार वाक्य और निष्कर्ष यदि एक साथ सत्य, एक पंक्ति की बात करें, एक लाइन जो है उसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष यदि एक साथ सत्य है तो युक्ति वैध होती है। आधार वाक्य भी सत्य होने चाहिए और निष्कर्ष भी सत्य। सपोज कीजिए कि 3 आधार वाक्य है तो तीनों आधार वाक्य सत्य होने चाहिए और उसके सामने का जो निष्कर्ष है वो भी सत्य होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो वो युक्ति वैध होती है। अब कितनी पंक्तियां, सपोज कीजिए कि हमारे पास में 8 पंक्तियां हैं, तो कौन कौन सी पंक्तियों से वो आर्गुमेंट हमारा वैलिड होगा, उन सभी पंक्तियों को हम देखेंगे कि किन किन पंक्तियों में आधार वाक्य भी सत्य और निष्कर्ष भी सत्य है। उनका नंबर लिखकर बताएंगे कि अमुक अमुक पंक्तियों में जो है आधार वाक्य भी सत्य था और निष्कर्ष भी सत्य था, अतः हमारी युक्ति क्या है? वैध। आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य होने के कारण हमारी युक्ति जो है वैध है। किन किन पंक्तियों की संख्या आई, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, कोई सी भी आ रही है उसका नंबर हम लिख देंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि इन पंक्तियों में आधार वाक्य भी सत्य था और निष्कर्ष भी सत्य था, अतः हमारी युक्ति क्या है? वैध है। अवैध कब होगी? अवैध की स्थिति देखिए कि एक भी उदाहरण आर्गुमेंट में इस प्रकार का मिल जाता है। कैसा? कि जिसका निष्कर्ष असत्य हो और आधार वाक्य सत्य हो। निष्कर्ष हमारा सत्य हो, निष्कर्ष तो हमारे क्या हो? असत्य, और आधार वाक्य सारे के सारे क्या हो? सत्य। यदि ऐसा है
तो एक भी उदाहरण ऐसा है तो वो युक्ति अवैध ही होगी, चाहे कितने ही पंक्तियों से वो वैध क्यों नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में हम भेद नहीं कर सकते हैं। जब हमारा निष्कर्ष जो है सत्य है और उसके आधार सामने के आधार वाक्य यदि जो है सत्य है तो वो युक्ति हमारी जो है अवैध होगी, चाहे कितनी पंक्तियों से। इसलिए सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि किन पंक्तियों में निष्कर्ष असत्य है और उसके सामने के आधार वाक्य कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्य है, क्योंकि सत्य है तो वो एक भी पंक्ति से असत्य हो गया तो फिर उसकी वैधता की संभावना ही समाप्त हो जाती है। इसलिए उस पंक्ति के आधार पर हम क्या कर देंगे, उसे अवैध घोषित कर देंगे। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम देखेंगे कि किन किन पंक्तियों में आधार वाक्य और निष्कर्ष सत्य पाए जाते हैं। उन पंक्तियों के आधार पर हम मालूम करेंगे कि हमारी जो युक्ति वैध है या अवैध है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको वैलिडिटी के संदर्भ में, आर्गुमेंट्स को जमाने के संदर्भ में, पंक्तियों की संख्या निकालने के संदर्भ में, उनका जो मापदंड है कि उसका मूल्य किस प्रकार से रखेंगे, कितना सत्य होगा, कितना असत्य होगा, इन सब के बारे में जो है आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत जो है बतलाया गया है। आगे हम जो है आर्गुमेंट की वैलिडिटी के द्वारा सत्यता सारणी का प्रयोग करेंगे और सत्यता सारणी का प्रयोग करके ये मालूम करने का प्रयास करेंगे कि ये आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड है तो क्यों है, किन पंक्तियों के द्वारा है, और यदि इनवैलिड है तो किन पंक्तियों के द्वारा ये अवैध घोषित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में जो है हम बात करेंगे। तो आप जो है नियमित रूप से जो है इस जो आर्गुमेंट की वैलिडिटी के संदर्भ में बताया जा रहा है उसको नियमित रूप से देखेंगे, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। यदि एक वीडियो बीच में छोड़ दिया और सीधा जो है दूसरों वीडियो देखने का प्रयास किया तो आपके इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र में जो है एक निरंतरता, नियमितता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यदि निरंतर रूप से नहीं देखेंगे, उसमें नियमितता नहीं पाई जाएगी, उसमें एक तादात्म्य संबंध नहीं पाया जाएगा, तो हमारा जो है ये लॉजिक समझना संभव नहीं होगा। धन्यवाद।